फिनॉल बोलो। और अगर आप एल्कोहल ईथर फिनॉल के बारे में इंट्रोडक्शन करें तो क्या आपको एल्कोहल पहचानना, फिनॉल पहचानना और ईथर पहचानना ये तो बताने की कोई मतलब नहीं है कि अब मैं ये इंट्रोडक्शन बताऊं। इनका आईयूपीएसी नेम कैसे देखा जाता है ये भी आपको पता है कि ये अगर कोई आइसोमेरिज्म शो करते हैं तो आइसोमेरिज्म भी आपको पता है, इनके बीच कौन सा आइसोमेरिज्म होगा। ये अगर किसी से ज्यादा एसिडिक है या कम एसिडिक है तो इनका एसिडिक बेसिक कैरेक्टर भी आपको पता है। तो इनकी जो जनरल बातें हैं वो सब पता है और इनके रिएक्शंस, इनके बनाने की प्रोसेस भी काफी आपको पता है। और अगर कुछ पता नहीं होगा तो बहुत कम ही होंगे जो पता नहीं होगा आपको, और साथ में रिएक्शन कैसे करते हैं ये भी काफी कुछ आपको पता है। तो हम चलते हैं, देखते हैं क्या अपन इसमें से पढ़ चुके हैं और क्या हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो मैं एक बार आपको एनसीईआरटी की वो हेडिंग दिखाता हूँ जो इसमें लिखा हुआ। जैसे सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल बाय डायरेक्ट हाइड्रेशन बाय एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन, मतलब आप वाटर का रिएक्शन कराएं एसिड, एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन का मतलब क्या हुआ, डाइल्यूट H2SO4 रिएक्शन, ये डाइल्यूट H2SO4 या बाय वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 या बाय वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ H+। अब मुझे बताइए पढ़ चुके नहीं पढ़ चुके हम लोग। तो अभी कैसे होता है, इसमें कीटान बनता है, इसमें ये सब हम पढ़ चुके हैं, ये मैकेनिज्म एनसीईआरटी में दिया है। फिर एक बार बताया गया कि मार्कोनिक ऑफ मेथड से जोड़ना हो तो डायरेक्ट वाटर जोड़ देते हैं, एंटी मार्कोनिक ऑफ मेथड से जोड़ना हो तो उसका HBO कर देते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये भी हम पढ़ चुके हैं ना, जिसे हम कहते हैं HBO। हमने सिर्फ HBO ही नहीं पढ़ा है, हमने इसके साथ HBr भी पढ़ लिया है, HBC भी पढ़ लिया है, मतलब हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन भी पढ़ लिया है, हाइड्रोबोरेशन क्लोरीनेशन भी पढ़ लिया है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन पढ़ लिया। जब डायरेक्ट वाटर जोड़ते हैं तो कीटान बनता है, इंटरमीडिएट कीटान जो होता है वो रिएनमेंट की संभावना होती है तो रिएनमेंट प्रोडक्ट बन जाता है। लेकिन अगर आप उसे ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन करते हैं तो पानी जुड़ता है, मार्कोनिक ऑफ मेथड द्वारा विदाउट रिएनमेंट जुड़ता है। ओएमडीएम करते हैं तो उसमें हम एंटी मार्कोनिक ऑफ मेथड से वाटर जुड़ता है, विदाउट विदाउट रिएनमेंट जुड़ता है। ठीक है, ये अभी हम पढ़ चुके हैं। इसमें इसके जो लिखे गए सारे जो है पॉइंट, जो मैकेनिज्म है वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। इसे आप एक रीड करना चाहें तो आप रीड कर सकते हैं, अदरवाइज नीड नहीं है। अब दूसरा जो मेथड होता है कि बाय रिडक्शन ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स, अलग अलग कंपाउंड को रिड्यूस करके हम कैसे अल्कोहल बनाते हैं, जिसमें सबसे पहले H2 कैटलिस्ट आता है। H2 कैटलिस्ट का प्रोसेस हमने तरीका हमने एल्कीन एल्काइन के रिएक्शन में देखा है। तो आपको बता दूं कि जो H2 कैटलिस्ट होता है भाई, एल्कीन हो हाइड्रोजन हो दोनों ही कैटलिस्ट पर चिपक जाते हैं और फिर दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ करके एल्कीन एल्कीन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक वैसे अगर किसी और मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो H2 कैटलिस्ट उनको भी रिड्यूस कर देते हैं, जैसे एल्डिहाइड कीटोन, इन सब का भी रिएक्शन कर लेते हैं और बनता क्या है, एल्डिहाइड का अगर हम रिएक्शन करते हैं एल्डिहाइड कीटोन का तो अल्कोहल बनता है। तो बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड बाय H2 कैटलिस्ट, निकिल प्लेटिनम पैलेडियम, वैसे और भी कैटलिस्ट होते हैं, रेनी निकिल होता है, निकिल बोराइट होता है, विल्किंसन कैटलिस्ट होता है, परंतु ये सब हमें जानने की आवश्यकता, हम उतना ही जानेंगे जितना हमारे सिलेबस। कैटलिस्ट तो बहुत सारे लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन H2 निकिल के साथ कराएं डायरेक्ट कैटलिस्ट की उपस्थिति में तो ये वाला पाई बॉन्ड टूट जाएगा और एक हाइड्रोजन कार्बन पर एक हाइड्रोजन OH पर जुड़ जाएगा। अगर यहाँ एल्डिहाइड होगा तो हमें क्या प्राप्त होगा, अगर यहाँ पर एल्डिहाइड होगा, मान लिया यहाँ पर एल्डिहाइड है तो हमें प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा, और अगर यहाँ पर कीटोन होगा तो हमें सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एल्डिहाइड दिया हुआ है तो यहाँ पर आपका प्राइमरी अल्कोहल मतलब इथेनॉल प्राप्त हो जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, कीटोन, सॉरी कीटोन है तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल। तो रिडक्शन के द्वारा आप चाहें तो। अच्छा, एक और बात बताऊं कि H2 कैटलिस्ट ये अन्य पाई बॉन्ड को भी तोड़ देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को छोड़ बाकी और पाई बॉन्ड को भी ये लोग रिड्यूस कर देते हैं। H2 catalyst reduces other functional group also except carboxylic acid. H2 catalyst reduces other functional group also except carboxylic acid. कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ क्यों नहीं होता, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में मेटल होता है और वो मेटल इसमें एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है और वो एसिडिक हाइड्रोजन के साथ इसके साथ वो एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाता है। आया समझ में। जहां भी किसी भी कंपाउंड में लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है ना, जैसे मान लिया किसी कंपाउंड में RCO के साथ एक L लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, उसका रिएक्शन H2 कैटलिस्ट के साथ हम कराएं, ये अल्कोहल में बदल जाता है और प्लस HL। L के स्थान पे हम क्या ले सकते हैं आपको बता दूं, यहाँ पे L के स्थान पे भी हम आपको बताते हैं कोई भी लिविंग ग्रुप ले सकते हैं। L के स्थान पे हेलोजन भी हो सकता है, L के स्थान पे OR भी हो सकता है, L के स्थान पे O' भी हो सकता है, मतलब एसिड हैलाइड का, एस्टर का और एनाइड्राइड का भी रिएक्शन कर सकते हैं। एमाइड का भी कर सकते हैं, पर एमाइड में प्रोडक्ट अल्कोहल नहीं बनेगा, एमाइड में प्रोडक्ट अल्कोहल नहीं बनेगा। ये हमने कहीं चर्चा किया था क्या, ये हम पढ़ चुके हैं क्या, कहां पढ़ चुके हैं, ये हो चुका है, तब क्यों पढ़ रहे हैं। तो हमने ऐसे रिवीजन की जरूरत नहीं है जिसमें समय बर्बाद हो, तो अगर हम इसको पढ़ चुके हैं तो हम डायरेक्टली एमाइड में एमाइन बनता है कैसे, अच्छा मतलब दोबारा पढ़ेंगे यहाँ पे। तो चलो मैं यहाँ पे डिटेल नहीं पढ़ाऊंगा, जल्दी से बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले जैसे इस पे आप H2 जोड़ेंगे, H2 के जुड़ते ही एक H कार्बन से एक HO से जुड़ जाएगा और ये L बन जाएगा, और किसी जगह पर एक कार्बन पर दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होते हैं तो वो सिस्टम अनस्टेबल होता है। ये स्टेबिलिटी पाने के लिए इसमें अपने आप एक रिएक्शन होता है जिसे कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। ये L बॉन्ड समेत भाग जाता है और जैसे भागेगा कार्बन पे प्लस आएगा, इस प्लस को स्टेबल करने के लिए ऑक्सीजन का लोन पर आगे बढ़ेगा, यहाँ पर पाई बॉन्ड बनेगा, O पर प्लस आएगा और फिर ये L माइनस यहाँ से H उड़ा लेता है, ये H निकल जाता है, ये इसके साथ मिलकर बना देगा एल्डिहाइड, और फिर इस एल्डिहाइड पर फर्दर H2 अगर हम जोड़ते हैं, इसमें H2 की मात्रा एक्सेस ही लेना पड़ता है। हम H2 की मात्रा क्या लेते हैं यहाँ पर, एक्सेस, अगर लिखा ना जाए तो भी एक्सेस ही होता है। ये शायद मैं आपको बता चुका हूँ ये। तो चलिए, अच्छा एमाइड के साथ इसका काम डिफरेंट तरीके से होता है। अगर यहाँ पर आप नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड लेंगे तो जैसे OH और L में अगर ये लोग L के स्थान पे होंगे तो इनका लिविंग कैरेक्टर अच्छा होता है, तो लीव ये लोग करते हैं। तो अगर यहाँ पर NH2 होगा तो लिविंग कैरेक्टर OH का अच्छा हो जाएगा, तो लीव यहाँ से कौन करेगा, OH, फिर ऑक्सीजन नहीं बचेगा, क्योंकि ये सब जो होंगे ये OH की तुलना में गुड लिविंग ग्रुप है, तो इसीलिए ये पहले निकले हैं और OH से H निकला है। और अगर हमने यहाँ पे एमाइड ले लिया, जैसे मैंने यहाँ एमाइड ले लिया, हमने इफ L = NH2,
आप सेम प्रोसेस से वही काम करें। पता है ये मैं रिवर्सिबल क्यों बना दिया? इस पर आप H2 जोड़िए, ठीक है, एक H यहां जुड़ेगा, एक H यहां। अभी अब अच्छा लिविंग ग्रुप कौन बन गया इसमें बताओ? OH। तो अब बाहर निकलने की बारी है ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन यहां से बाहर निकलेगा और जब ये बाहर निकलेगा तो कार्बन पर प्लस आएगा, उस प्लस को स्टेबलाइज करने के लिए इसका लोन पेयर आगे बढ़ेगा, फिर यहाँ पर बॉन्ड बनेगा, फिर N पर प्लस आएगा और N अपने यहाँ से क्या निकाल देगा बताओ? H। फिर यहाँ से H भी बाहर निकल जाएगा और हमें प्राप्त हो जाएगा RCH डबल बॉन्ड NH इमाइन। फिर क्या होगा? ये इमाइन जो होगा, ये इमाइन, इमाइन पर अगर हम H2 मिला देंगे कैटलिस्ट की उपस्थिति में, तो ये बन जाएगा RCH2 NH2, 1 डिग्री इमाइन। तो यहाँ पर इमाइन बन जाता है। यदि इसके स्थान पे ये है 1 डिग्री इमाइन, 2 डिग्री लेंगे तो भी इसी प्रकार से प्रोसेस होगा। आप चाहें तो कर लेंगे आप लोग। हेलो, पक्का? तो याद रखना यहाँ पे ये 1 डिग्री का केस है। अगर हमने यहाँ पर 2 डिग्री ले लिया, हमने यहाँ पे ये H, यदि हमने 2 डिग्री ले लिया H और R, तो 2 डिग्री रहेगा, नो इशू, रहने दो, कोई नहीं फर्क पड़ता, ये बन जाएगा। और फिर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? यहाँ पर ये RNH2 NHR, एक H यहाँ, एक H यहाँ जुड़ेगा, RCH2, तो 2 डिग्री अमाइन बन जाएगा। तो यदि हम 2 डिग्री अमाइन के साथ रिएक्शन करें तो यहाँ पर 2 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन होगा। अब मैं अमाइन में नहीं पढ़ाऊंगा, ये मैं यहाँ पर आ गया, अमाइन चैप्टर, अमाइन का प्रिपरेशन हो गया। नेक्स्ट, अगर हम इसके साथ 3 डिग्री ले लें, यदि हमने 3 डिग्री ले लिया, कॉपी क्या तक नहीं मैं कर लिया था, कॉपी करने में तो आप तेज हैं, कॉपी कैसे नहीं करेंगे ना? अरे हो गया, ये देखो ऐसे रिएक्शन होगा। तो अगर ये 3 डिग्री अमाइन होगा, H2 जोड़ेंगे तो ये H यहाँ पर बनेगा, ये जैसे ये O यहाँ से बाहर निकलेगा, यहाँ पर केटायन बनेगा, ये अपना लोन पेयर आगे दे देगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें फिर H2 जुड़ेगा, एक H यहाँ जुड़ेगा, एक H यहाँ जुड़ेगा, यहाँ पर एक R और छूटा हुआ R, ठीक है। तो यहाँ पर बन जाएगा RCH2 NHR R प्लस बनेगा। फिर यहाँ से H माइनस बाहर निकल जाएगा क्योंकि नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो नाइट्रोजन अपने पास R को रहने नहीं देगा और जब ये H बाहर निकल जाएगा तो हमें प्राप्त हो जाएगा 3 डिग्री अमाइन। हो गया, कहानी समझ में आ गई? तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कुछ ऐसे, तो आप जवाब दे सकते हैं। खैर एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, कभी भी याद रखिएगा, जैसे मैंने ये साइक्लिक 2 डिग्री अमाइन ले लिया और इसका रिएक्शन हमने करा दिया H2 कैटलिस्ट से, और मैंने पूछा क्या बनेगा, तो क्या करेंगे बताइए जल्दी से? आप कार्बन संग अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है तो ऑक्सीजन को भागना पड़ेगा। इस रिएक्शन में ध्यान से देखिएगा, C के साथ में O भी है और N भी है, तो O भाग रहा है यहाँ 2 HR, पक्का। ऐसे यहाँ पर भी आप देखिएगा C के साथ O और NHR भी है, तो O भाग रहा है 2 HR, यहाँ पर भी क्या है CO और NH2। बार बार आप मैकेनिज्म बनाने की आवश्यकता नहीं, आप चाहें तो बना भी सकते हैं, अगर बना लेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, 1 सेकंड लगेगा बनाने में आपको, तुरंत ये H2 बाहर निकल के बन जाएगा पिप्रिडीन, इसका फॉर्मेशन होगा। अच्छा अगर ये 3 डिग्री होता तो क्या बन जाता? तो N एल्काइल पिप्रिडीन। अच्छा साइक्लिक एस्टर अगर होता, बाई चांस में साइक्लिक एस्टर का अगर हम रिडक्शन H2 कैटलिस्ट से करते तो क्या करते? साइक्लिक एस्टर में ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको बताया था आपको यहाँ पे, अगर यहाँ पर एस्टर होगा RCOOET होगा और इसका रिएक्शन आप H2 कैटलिस्ट से कराते, फाइनली इसमें ये जो ये L का काम कर रहा है, ये L का काम कर रहा है, आया समझ में आपको? तो ये यहाँ से अलग हो जाएगा, ये एल्कोहल बनेगा, एक एल्कोहल यहाँ से, तो एस्टर में दोनों तरफ एल्कोहल बनता है। ये जो R डैश है, इधर इधर भी एल्कोहल बनेगा, जो R है इधर भी एल्कोहल बनेगा, तो इसमें 2 एल्कोहल बनेंगे, एक बन जाएगा RCH2OH और प्लस बन जाएगा इथेनॉल। तो अगर मान लो कभी एस्टर का रिडक्शन पूछे तो बीच से बॉन्ड आपको तोड़ना, फिर उसमें 2 एल्कोहल बनेंगे, इस बात को याद रखिएगा। अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए इस एस्टर, आप चाहें तो मैकेनिज्म के थ्रू भी बना सकते हैं, आप चाहें तो डायरेक्ट बना सकते हैं, इनके बीच का बॉन्ड क्या करेंगे आप? बॉन्ड तोड़ देंगे और इसका ये कार्बन भी फाइनली एल्कोहल बनेगा, ये भी एल्कोहल बनेगा, तो बन जाएगा पेंटेन 1,5 डायोल। ओके, नो इशू। ये कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो कुछ नहीं होगा। हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड तो अगर आप एल्कोहल बनाना चाहते हैं तो आप उसको एस्टर बना के कर सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन एल्कोहल में कन्वर्ट रिएक्शन करा के एस्टर बना के करा सकते हैं। ये एनसीईआरटी में लिखा है कि एक्चुअली कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्कोहल बनाना कट महंगा होता है क्योंकि उसमें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का प्रयोग करना पड़ता है जो कि महंगा होता है। H2 कैटलिस्ट सस्ता होता है, तो उसका अगर प्रयोग H2 क्या है, नेचर में पाए जाने वाले गैसेस है, बहुत ज्यादा आसानी से अवेलेबल होता है। कैटलिस्ट भी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा अवेलेबल है, तो आराम से बनाया जा सकता है। इस मेथड द्वारा इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन एल्कोहल का जो होगा वो कम खर्चे में हो सकता है। तो बोला कि कभी एसिड से बनाना है तो उसको एस्टर बना दो। नेक्स्ट है बाय रिडक्शन बाय लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, शायद इसके बारे में पढ़ाया क्या आपको? मैंने नहीं पढ़ाया आपको? ये पूरा एल्डिहाइड कीटोन भी पढ़ा दिया, ये हो चुका है, तो बढ़ दो आगे, इसे लिखते चलो प्रोडक्ट बस। ये लिथियम हाइड्राइड से क्या निकलता है? H- या H+ और पानी से H+। अच्छा इस पर पहले अटैक कौन करेगा इसमें बताओ? ये कार्बन प्लस है और ये O माइनस है, तो ये H- यहाँ अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये O यहाँ से क्या ले लेगा? H+। ये शायद बता दिया मैंने, है ना? एक बात और बता दूं कि जो रिडक्शन रिजल्ट H2 कैटलिस्ट का होता है वही रिडक्शन रिजल्ट LAH का भी होता है, पर मैकेनिज्म चेंज होता है। वो डायरेक्ट एडिशन प्रोसेस होता है, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। इसमें पहला अटैक किसका होता है? H- का, दूसरा अटैक किसका होता है? H+ का। तो ये एग्जांपल है एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, NAR, ठीक है? क्योंकि इसमें पहला अटैक किसका होता है? देखो इसमें एडिशन ही हुआ ना बेटा, ये वाला बॉन्ड टूटा है, यहाँ पर एक H यहाँ पर एक H जुड़ा, परंतु पहला अटैक इसमें ये H- का होता है और दूसरा जो है H+ यहाँ पर आता है, तो इसलिए इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं बताओ? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बना लेंगे सबके प्रोडक्ट, यहाँ पर क्या बन जाएगा? सिंपल OH, यहाँ पर OH OH OH, या बेंजीन रिंग हो कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो बेंजीन एक बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा LAH भी
LH भी एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, एनाइड्राइड, एमाइड, नाइट्रो, लगभग हर फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करता है, इवन एल्काइल हाइड्रोजन। ये शायद बता दिया क्या आपको? ये हो चुका है। तो बढ़ जाओ आगे यहाँ पे, फिर एग्जांपल छोड़ दो, फिर इसका रिडक्शन हो चुका है तो हम बढ़ते हैं आगे। हो चुका है, पढ़ चुके हैं, डिटेल पढ़ चुके हैं। NaBH4 के बारे में आपको बताऊं, NaBH4 के भी हो चुका है। अच्छा, मैंने ये बात बताई कि NaBH4 सिर्फ 5 फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करता है। नाम याद है? पहला एल्डिहाइड, दूसरा कीटोन, एल्काइल हैलाइड, वो भी 2 डिग्री 3 डिग्री, इमाइन और एसिड हैलाइड, है ना। तो SPH रिड्यूसेस, आपके सिलेबस में के लिए मैं बोला ओनली फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप, नॉट ऑल। ये रीजन बता चुका हूं। पहला एक बार याद तक बता दो, एल्डिहाइड, दूसरा कीटोन, तीसरा एसिड हैलाइड, चौथा बता दो इमाइन, एल्काइल हैलाइड 2 डिग्री और 3 डिग्री और इमाइन। इसका मतलब सिर्फ यहां पर फॉर्मेलिटी बचा, कोर्सेज में सारे फॉर्मेलिटी बच रहे हैं। ओके, LH कार्बोक्सिलिक एसिड को भी रिड्यूस करता है, बता चुका हूं क्या आपको मैं। तो फिर फटाक से क्या करना है, इसका जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कार्बन है इसको किसमें कन्वर्ट करना है? अल्कोहल। हेलो, हो जाएगा? बोलो, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कार्बन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? अल्कोहल में। बस, तो ये बन जाएगा आपका। अच्छा, जो हम लोगों ने स्लो वहां पर पढ़ाई किया उसका फायदा यहां पर मिल रहा है। ओके, अच्छा, बाय रिएक्शन ऑफ कार्बोनेट कंपाउंड विद ग्रिग्नार्ड एसिड, ये नहीं पढ़ाया था डिटेल, लेकिन ये आपको पता है। आप ये पता है, ये भी पढ़ा था। मजाक मत करो यार। अच्छा, इसमें थोड़ी सी अल्कोहल बनाने का तरीका, ठीक है। इसमें थोड़ा सा टेक्निकल बात एक दो बताना है, पता नहीं मुझे याद नहीं आ रहा बताया कि नहीं बताया, तो एक बार मैं बता ही देता हूं। अगर कुछ भूल चूक होगी तो आ जाएगा इसमें, क्योंकि भूल चूक भी हो जाती है ना कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन का रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन के साथ कराते हैं तो अल्कोहल बनता है। इसमें जैसे ही आप इस कार्बोनिल कंपाउंड का इस RMgS के साथ रिएक्शन कराएंगे, ये R- जो होगा ग्रिग्नार्ड रिएक्शन का R-, ये न्यूक्लियोफाइल बनकर यहां अटैक करेगा। ये आपको पता है, ये इस पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होकर इसके नजदीक आएगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन इसके एंटी बॉन्डिंग में छोड़ देगा, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अब आपको नहीं पता है, जहां भी पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है हर उस जगह उसका एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है। तो हमेशा अब ये तुरंत अपना इलेक्ट्रॉन इसके एंटी बॉन्डिंग में छोड़ देगा। तो जैसे इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा वहां पर माइनस आएगा, उस माइनस से धक्का खा के ये बॉन्ड O पे चला जाएगा और ये O- फिर इस Mg के साथ जुड़ जाएगा, Mg ये जुड़ जाएगा। लेकिन इसमें पहला अटैक R का ही होता है। फर्स्ट अटैक किसका होता है? R का। और फिर सेकंड अटैक किसका होता है? Mg जुड़ता है वहां पे वापस। फिर इसमें जो भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा, HCl होगा, H2SO4 होगा, वाटर होगा, इथेनॉल होगा, उसका जो H+ होगा वो O से जुड़ जाएगा और जो नेगेटिव पार्ट होगा वो Mg से जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे लिखने को वाटर लिख सकते हैं, aqueous NH4Cl भी ले सकते हैं। aqueous NH4Cl मतलब पानी भी है, अमोनिया भी है, HCl भी है, सारे हैं। तो कहीं कहीं लोग aqueous NH4Cl भी लिख देते हैं, तो आप परेशान मत होना, HCl भी लिखा जा सकता है। ये अच्छा, आप बताइएगा ये एडिशन रिएक्शन है, एलिमिनेशन है या सब्स्टिट्यूशन? जल्दी से बताइए। ये एडिशन, इस एडिशन में पहला आक्रमण किसका हो रहा है? न्यूक्लियोफाइल का। दूसरा आक्रमण किसका हो रहा है? इलेक्ट्रोफाइल का। तो इसे कहेंगे इट्स एन एग्जांपल ऑफ NAR। NAR को शॉर्टकट में कहा जाता है AN रिएक्शन। AN जानते हैं आप लोग? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जैसे SN1 होता है तो SN को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो A बोले तो एडिशन, N बोले तो न्यूक्लियोफिलिक। हेलो, और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को क्या बोलते हैं? AE। और रेडिकल एडिशन रिएक्शन को फ्री रेडिकल AR। इट्स सिंबल याद है आपको? ठीक है। अच्छा, इसमें बस बता दीजिए इस रिएक्शन को लिखने का तरीका होता है, ये तो 2 स्टेप में लिखा है। हो सकता है कोई डायरेक्ट लिख दे कि RMgS फॉलोड बाय वाटर, RMgS फॉलोड बाय वाटर। आपको करना क्या है? RMgS का R पहला आक्रमण ये करेगा, पहला मेहमान, ये बॉन्ड टूट यहां पर जाएगा और ये यहां से H चुरा लेगा। ये दूसरा काम होगा, याद है? ओके, ये क्वेश्चन है आपसे पूछा जाएगा तो आप बता देंगे। ये एनसीईआरटी में एग्जाम में पूछा था कि बताओ कौन सा कार्बोनाइल कंपाउंड है प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। तो सिर्फ एक कार्बोनाइल कंपाउंड है, फॉर्मल्डिहाइड है, जिसका रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएक्शन से करने पर हमें आपका 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। बाकी सभी एल्डिहाइड 2 डिग्री देंगे और सभी कीटोन 3 डिग्री देंगे। जो भी अल्कोहल बनाना है वो यहाँ R की जगह आप चेंज कर सकते हैं। इथेनॉल से शुरू करके प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, जो भी अल्कोहल चाहे आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़े हम लोग। ऐसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये CH3- यहाँ पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूट के ऊपर जाएगा और ये O यहाँ से H चुरा लेगा और ये बन जाएगा। ठीक है, ये 3 डिग्री अल्कोहल, ये PH CH OH CH3, यहाँ पर ये OH तो है ही है यहाँ पर। ठीक है, बोलो तो बन जाएगा। ठीक है, एक बात और बताना चाहता हूँ कि इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर, ये नहीं बता दिया था क्या हमने आपको? रिएक्टिविटी ऑर्डर कैसे डिसाइड होता है? ये नहीं बताया था? कुछ नहीं बताया था? अच्छा, बोले सर कुछ नहीं बताया था आपने, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर कैसे डिसाइड होंगे? क्या बेटा, सब इंटेलिजेंट बच्चे हैं, क्या करें? कोई नहीं, 1-2 महीने और घूम लें, इसके बाद तो फिर रिजल्ट तो फाइनली जाना है लोगों को, मेडिकल कॉलेज के लाइब्रेरी में जाना। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ RMgS। ओके, ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है देखो, इस पर पहला सबसे पहले RMgS से जब अटैक होता है तो ये R- एक न्यूक्लियोफाइल बनके यहां आता है, इसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है। मतलब भाई पेन दे दो, खैर क्या हो तो इजी है बताने, छोड़ जाने दो, रहने दो। आप मुझे बताएं, अगर यहाँ पर छोटे से ग्रुप लगे होंगे तो इसका अप्रोच यहाँ पर क्या होगा? इजी होगा। और अगर हम यहाँ पर बड़े साइज के ग्रुप लगा देंगे, अगर हमने यहाँ पर बड़े साइज के ग्रुप लगा दिया तो RMgS का अप्रोच कार्बन तक टफ हो जाएगा, थोड़ा स्लो हो जाएगा। और ये जो बनेगा प्रोडक्ट, ये भी अगर ये छोटे ग्रुप लगे होंगे तो R के साथ इसका रिपल्शन कम होगा, और अगर यहाँ बड़े ग्रुप लगे होंगे तो R के साथ रिपल्शन यहाँ क्या होगा? ज्यादा होगा। एक ये भी कारण है। तो ये रिएक्शन स्लो होगा और ये रिएक्शन क्या हो जाएगा?
फास्ट, तो जो पहला कंसेप्ट दिमाग में आता है कि अगर कहीं पर क्राउडिंग बढ़ती है तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा। क्राउडिंग से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? स्लो। क्राउडिंग डिक्रीजेस NAR। रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड टुवर्ड्स RMGX या NAR। अच्छा सुनो, ये NAR में वो रिडक्शन भी आता है, वो जो आपने LAH का रिडक्शन देखा था ना, SBH का, वो भी आता है इस रिडक्शन, क्योंकि हर NAR रिएक्शन इसी कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? स्टेरिक हिंड्रेंस के। अच्छा मान लिया भीड़ कहीं बराबर हो गई, लगभग ऑलमोस्ट, ज्यादा अंतर नहीं, हल्का फुल्का अंतर चलेगा, भीड़ एक जैसी, परंतु एक जगह पर -M -I ग्रुप अटैच, -M -H -I। ठीक है, आप -H को भी इसी में शामिल कर लीजिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, दोनों ग्रुप है। और दूसरी जगह पर क्या है? +M +H और +I ग्रुप है। तो जो -M -H -I होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, तो कार्बोनिल कार्बन पर जो प्लस है इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, तो R का अट्रैक्शन, ग्रीनगार्ड रीजन के R का अट्रैक्शन इसके साथ बढ़ जाएगा, तो R- का अप्रोच बढ़ जाएगा, तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। और अगर डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके वो यहाँ पर जो प्लस है इसको थोड़ा सा डाउन कर देगा, घटा देगा, तो R- का अटैक यहाँ पर थोड़ा स्लो हो जाएगा। तो सेकंड कंसेप्ट हो गया कि रिएक्टिविटी जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -M इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, -M -H -I ग्रुप अटैच्ड विद कार्बोनाइल कार्बन, कार्बोनाइल कार्बन, कार्बोनाइल कार्बन। ठीक है, हो गया। अब जैसे कोई सवाल करे आपसे, मैंने लिखा फॉर्मल्डिहाइड और आपसे पूछा जाए एसिटल्डिहाइड, ज्यादातर तो यही सवाल पूछा जाता है, आपको परेशान एग्जाम में बहुत कम करता है, परेशान जेई वालों को किया जाता है, आपको वैसे ही 4 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। हाँ, अगर इनमें आपसे पूछा जाए कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो पहला, क्योंकि यहाँ पर एक तो ग्रुप भी स्मॉल साइज का है, यहाँ ग्रुप लार्ज साइज का है, यहाँ एक मुश्किल और है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एक +H और +I ग्रुप भी है, बोलो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, बोलो, तो इससे भी इसकी रिएक्टिविटी कम होगी, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर रिएक्टिविटी घटेगी, डिक्रीजेस रिएक्टिविटी टुवर्ड्स RMG। अच्छा आपसे पूछा जाए RMGX या LAH या SBH पूछा जाए, किसी के प्रति पूछा जाए, तो हमेशा भीड़ बढ़ेगी तो रिएक्टिविटी क्या होगी? कम होगी। H2 कैटलिस्ट भी पूछे तो भी कैटलिस्ट में भी भीड़ बढ़ने पर रिएक्टिविटी क्या होती है? स्लो होती है, क्योंकि एडसॉर्प्शन स्लो होता है, ये पहला। अच्छा मान लिया आपसे कभी एक थोड़ा सा ये कंफ्यूजन होगा, एक आपको एरोमेटिक एल्डिहाइड और एलिफेटिक एल्डिहाइड की भी तुलना किया जाए, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा गलती कर सकते हैं, वैसे आप नहीं करेंगे उम्मीद करता हूँ। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स कम रिएक्टिव होता है ये ज्यादा, इसका पीछे जो रीजन है आपको बता दूं, एक तो स्टेरिक हिंड्रेंस तो है ही है, एक दूसरा जो मेन रीजन है, इसका जो इलेक्ट्रॉन है उसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में खुद जाके रेजोनेंस करना चाहता है, तो ऑलरेडी इसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इसने इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, तो जो RMGX का R- होता है, RMGX का जो R- होता है, इसका आक्रमण इस पर स्लो हो जाता है, इसे क्रॉस कॉन्जुगेशन भी बुक्स में लिखा जाता है कुछ लोग, कि जिधर से R आ रहा है उसके क्रॉस कॉन्जुगेशन, आप ऐसे भी कह सकते हैं। मेन फैक्टर ये होता है कि ये इलेक्ट्रॉन इसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में देता है, और ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ये अपने एंटी बॉन्डिंग में दे चुका है, तो इसके इलेक्ट्रॉन का एंट्री यहाँ स्लो होती है, इसीलिए एरोमेटिक एल्डिहाइड अगर कभी भी पाई बॉन्ड जुड़ा हो, एरोमेटिक एल्डिहाइड हो या एल्डिहाइड से पाई बॉन्डेड ग्रुप अटैच हो, तो रिएक्टिविटी घट जाएगी। आप ऐसे भी कह सकते हैं ये एल्डिहाइड -M ग्रुप है, तो इससे अटैच ये बेंजीन कैसा ग्रुप होगा? +M ग्रुप, तो +M ग्रुप रिएक्टिविटी को क्या करते हैं? कम करते हैं, तो ये कम होगा, ये ज्यादा। तो एरोमेटिक वाला जो एल्डिहाइड है ये हमेशा ज्यादा रिएक्टिव होता है, सॉरी कम रिएक्टिव होता है इन कंपेयर टू एलिफेटिक एल्डिहाइड, ये बात याद रखना। आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ फिनाइल एक -I ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन खींचेगा और यहाँ प्लस बढ़ाएगा, पर ये +I ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन कम करेगा, बट व्हाई इट इज लेस रिएक्टिव, इट शुड बी मोर रिएक्टिव, तो आप बोलेंगे ये -I के साथ +M ग्रुप भी है, और जितना -I से खींचता नहीं उससे अधिक +M से क्या कर देता है? डोनेट कर देता है। क्लियर बात? पक्का? अच्छा ऐसे कीटोन के, अच्छा इधर आप एरोमेटिक ग्रुप बढ़ाते जाएंगे तो रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी? कम। एक डाउट और आएगा आपको, साइक्लिक और ओपन चेन कीटोन के बारे में जब पूछा जाएगा तो याद रखना, साइक्लिक और ओपन चेन कीटोन में साइक्लिक कीटोन ज्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि साइक्लिक कीटोन जो होता है इसमें जो ये कार्बन आपस में जुड़े होने की वजह से ये एरिया ज्यादा कवर नहीं करते, लेकिन इसमें ये दोनों ग्रुप फ्री होते हैं, तो ये क्राउडिंग ज्यादा करते हैं, जब क्राउडिंग ज्यादा करते हैं तो न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच यहाँ स्लो हो जाता है। मेरी बात समझ में आ गई? अमंग साइक्लिक कीटोन, ऑल कीटोन्स आर लेस रिएक्टिव देन एल्डिहाइड्स, बट साइक्लिक कीटोन जो होंगे बाकी कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव होंगे। तो मैंने एक आपको जनरल ऑर्डर लिखा देता हूं, लिखा दूं क्या जनरल ऑर्डर आपको? ये रहने दो। एक तो आपको दिखे एल्डिहाइड, क्या दिखे? एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन। एक बात याद रखना, कंट्रोवर्शियल सवाल आपके एग्जाम में कभी नहीं आएंगे, किसी एक क्वेश्चन का आंसर किसी एक बुक्स में कुछ लिखा हो, दूसरे बुक्स में कुछ लिखा हो, तो आंख बंद करके उस क्वेश्चन को स्किप कर जाओ। एनसीईआरटी की लिखी गई लाइन ऑथेंटिक होगी, हम अगर चैलेंज कोई करेगा भी तो एनसीईआरटी के बेसिस पे चैलेंज किया जा सकता है, या उसके बेसिस पे चैलेंज किया जा सकता है कि जिसका कोई आपका एक्सपेरिमेंटल डेटा प्रेजेंट। ओके, एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन, इस बात को याद रखना, क्योंकि एल्डिहाइड में क्राउडिंग कम और एल्डिहाइड के कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कम लगा होता है। फिर भी एल्डिहाइड में 3 केस मिलेंगे आपको, एक फॉर्मल्डिहाइड सबसे अधिक रिएक्टिव, दूसरे अदर एल्डिहाइड जो इससे कम रिएक्टिव, और तीसरे जो एरोमेटिक एल्डिहाइड जो सबसे कम रिएक्टिव। ऐसे कीटोन की बात किया जाए तो कीटोन में एक होगा आपका साइक्लिक कीटोन, एक होगा सिंपल कीटोन जिसमें एल्काइल ग्रुप अटैच होंगे, एक होगा एक तरफ एरोमेटिक ग्रुप लगा हो, एक तरफ एल्काइल ग्रुप लगा हो, और एक होगा जिसमें दोनों तरफ एरोमेटिक ग्रुप लगा हो। तो अब आप समझ गए होंगे सबसे कम रिएक्टिव कौन होगा इसमें? बताइए सबसे कम रिएक्टिव कौन होगा इसमें? इसको कहते हैं हम लोग एसीटोन, इसका नाम क्या? एसीटोफिनोन, और इसका नाम बेंजोफिनोन, और ये तो आप जानते ही, बता दो नाम जल्दी से। एसिटल्डिहाइड, रिमेनिंग अदर एल्डिहाइड।
अरे सॉरी, थोड़ी इसका कहीं नाम ही नहीं। इस बेसिस पर जिंदाबाद मुर्दाबाद किया जा सकता था, लेकिन आपने उसका कारण हटा दिया। ठीक है, क्या चीज, किसका बर्थडे, किसका है, किसका, तुमने बोला बर्थडे किसी, मेरा कब बर्थडे, अच्छा गिफ्ट, अच्छा मान लिया कीटोन में अगर एक तरफ का ग्रुप मिथाइल रखे, दूसरे तरफ ग्रुप चेंज करे, तभी क्या होगा, स्टेरिक इंटरेस्ट बढ़ने पर रिएक्टिविटी क्या होगी, घटेगी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जिस प्रकार से जो RMGX है, RMGX किसका सोर्स है, R माइनस का सोर्स। अगर अदर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, दूसरे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो R माइनस देते हैं, वो भी एल्डिहाइड कीटोन के साथ इसी प्रकार से अभिक्रिया करके, रिएक्शन करके जो है एल्कोहल बनाते हैं। आया समझ में आपको? ठीक है, तो ये आप याद रखना कि अदर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, अदर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड लाइक RLI, R पर माइनस Li पर प्लस, अदर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, अदर which can give R minus, so same type of reaction, so similar reaction with simple aldehyde and ketone, with aldehyde and ketone, except alpha beta unsaturated aldehyde and ketone. नेक्स्ट, जैसे ये अरे तो लिखा हूं मैं, इतनी मेहनत क्यों करवा लिया यार। अब यहां लिख देता हूं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड को छोड़ के, डू नो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, जैसे कार्बोनिल कंपाउंड्स हो, ये कार्बोनिल कंपाउंड है ना, इस कार्बोनिल कंपाउंड से जो पहला कार्बन सटा होता है वो अल्फा होता है, अगर उसके बीच में डबल बॉन्ड है, इसके साथ जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं अलग अलग थोड़ा डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस हो करते हैं, परंतु अगर कभी अल्फा बीटा के बीच में कॉन्जुगेशन ना हो तब हर जगह इनके रिएक्शन एक जैसे होते हैं, इनको छोड़ के बाकी जगह इनके काम क्या होते हैं, सेम होते हैं। इनमें थोड़ा डिफरेंट तरीके से रिएक्शन करते हैं। जैसे अगर हम इनकी बात करते हैं तो सिंपल एल्डिहाइड कीटोन के साथ जो होंगे ये सबके रिएक्शन करने का तरीका सेम होगा, इसके साथ थोड़ा डिफरेंट होता है, पर ये हमारे सिलेबस में नहीं। अब मैं अगर सिर्फ इतना लिखा देता कि ये एकदम सेम टाइप का रिएक्शन हो करता है और कोई कहता नहीं ये इसके साथ तो डिफरेंट होता है, तो आप कहते हैं कि मेरे को अधूरा बताया गया, पर ये आपके सिलेबस में इसे कहते हैं 1 to एडिशन प्रोडक्ट प्रोसेस वर्सेस 1 for एडिशन प्रोडक्ट। मैंने HX एडिशन में एक चीज और आपको नहीं बताया, KCP वर्सेस TCP, काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट वर्सेस थर्मोडायनामिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है, तो मैंने इसको जानबूझ के नहीं बताया। आप बोलेंगे तो आखिरी में थोड़े जो एक्स्ट्रा वाले होंगे जिसको पढ़ना होगा पढ़ लेगा, पर अभी इसको हम जानबूझ के छोड़ रहे हैं। ठीक है, ये जो मैंने लिखा था ये सामान्य बैच के साथ, एक्सेप्ट हमने नहीं लिखा था क्योंकि आपके नीट में एग्जाम में जो सिंपल क्वेश्चन आता है, बताओ कौन प्राइमरी अल्कोहल बनाता है कौन सेकेंडरी, ये आपसे पूछता है कि इससे क्या बनेगा, या पूछेगा कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है, यही पूछता है। फिर फोकट में हम इसके अंदर बहुत डीप में जाने का कोई मतलब नहीं, ये एडवांस वगैरह में पूछा जाता है इनके साथ रिएक्शन। ठीक है, उस तो हम नहीं पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, अच्छा RLI भी क्या बनेगा, बिल्कुल ये किसमें टूटेगा मुझे बता, R माइनस और Li प्लस, इससे भी हमें क्या प्राप्त होगा बताइए, इससे R माइनस और CD R प्लस, इससे भी हमें क्या प्राप्त होगा बताओ, R माइनस प्लस RCU प्लस Li प्लस, इसको कहते हैं गिलमान रिएजेंट, गिलमान रिएजेंट, सुना तो होगा आपने, नहीं सुना, मतलब जैसे एल्डिहाइड के साथ अल्कोहल RMGX बनाता है ना, वैसे ये लोग भी बनाते। R2 जिंक भी होगा कहीं पर, नहीं लिखा है क्या R2 जिंक, R2 जिंक। चलो चौथा, इसे कहते हैं फ्रैंकलाइन रिएजेंट, इससे भी क्या प्राप्त होगा हमें जल्दी से बता दो, R माइनस और ZnR प्लस, खत्म। तो जहां जहां आपने MgX लिखा था वहां लिख देंगे लिथियम, वहां पर CDR, यहाँ पे Li प्लस, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाकी मैकेनिज्म तरीका बिल्कुल एक जैसे। बस आपको बता दूं कि इनमें से रिएक्टिविटी की बात करें तो RMGX और RLI जो होते हैं ज्यादा रिएक्टिव, जिसमें कार्बन से स्यूडो नोबल गैस वाले जुड़े होते हैं। स्यूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जानते हैं आप लोग, जैसे Ag, कैडमियम या जिंक, ये सब जुड़े होते हैं, तो इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने की वजह से इनके बॉन्ड के बीच में जो होता है वो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। मतलब अगर हम कोवेलेंट कैरेक्टर की बात करें तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ऊपर वाले की तुलना में ज्यादा होगा, तो ये तेजी से R माइनस निकालता है, ये स्लो निकालता है, इतना ही फर्क होता है। इन्हें कहा जाता है सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, उसे हार्ड न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, इसे कुछ लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हार्ड न्यूक्लियोफाइल और इसे कहा जाता है सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि बहुत स्लो, ये डिमांड करने पर कोई मांगता है भाई दे दे मेरे को बहुत जरूरत है तो ये देते हैं, है ना, और वो कहते हैं ये जबरदस्ती नहीं तेरे को लेना पड़ेगा, समझ में आ गया। तो ये अंतर, तो RMGX भी एक प्रकार की हार्ड न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पर लिख सकते हैं 0 नंबर RMGX। RMGX और इनका रिएक्शन बिल्कुल सेम होता है एकदम सबके साथ, हर कंपाउंड के साथ, और इनके रिएक्शन हर कंपाउंड के साथ सेम होते हैं, तो ज्यादा तो नहीं हो रहा है क्या। ये R2 जिंक, इसमें भी जिंक है, न्यूडो क्या स्यूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, स्यूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, तो यहाँ भी वैसे ही काम होता है। पक्का कैप समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो आजकल दिख नहीं रहे तुम यार, नहीं लाइब्रेरी नहीं जाता हूँ, आता क्लास, निकल तुम क्लास करने नहीं आए थे, परसों भी नहीं आए थे, ऑर्गेनिक में नहीं आए थे, अच्छा मैं नहीं आया था, अच्छा मैं एब्सेंट था। ओके, एल्कोहल बनाने का तरीका आपने सीख लिया, मुस्कुरा बहुत रहे हैं एल्कोहल बनाने का तरीका जान के, अब फिनॉल बनाने का तरीका भी सीख लो। फिनॉल बनाने का तरीका भी हम सीख चुके हैं, कहां सीख चुके हैं, अरे हेलो बेंजीन डॉ प्रोसेस, फिनॉल फ्रॉम हेलो बेंजीन,
अच्छा, एक ही रिएक्शन बार बार नहीं पूछ रहा है, बोर नहीं हो जा रहे हैं आप लोग? अच्छा, इसके बारे में आपने ये भी जान लिया कि अगर यहाँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन करेंगे तो फ्लोरीन की रिएक्टिविटी ज्यादा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन की होती है। और अगर मान लिया हेलोजन सेम है, ऑर्थो पैरा पे माइनस एम ग्रुप लगाएं तो रिएक्टिविटी ऑर्डर में माइनस है, माइनस एच, माइनस आई रिएक्टिविटी को बढ़ाता है। तो फॉर डिटेल कॉन्टैक्ट हेलो एरीन्स कॉन्टैक्ट, कुछ गड़बड़ हो गया क्या स्पेलिंग? छोड़ो, हो गया। इस बात को याद रखना, ये बार बार पूछा जावे है इसमें कि अगर एफ होगा फिर इसके बाद सीएल होगा, फिर बिहार होगा, और फिर क्या होगा, आई। और दूसरी बात एक पूछा जाएगा, अगर हेलोजन सेम है, क्लोरीन है, हर जगह क्लोरीन है, ठीक है, और अगर हमने यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पर तीनों पे NO2 लगा दिया, फिर एक पे लगा दिया, फिर सिर्फ एक पे लगा दिया, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ये पक्का, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। ओलियम से कैसे बनाते हैं? ओलियम जानते हैं आप लोग? सॉरी, बेंजीन सल्फोनिक एसिड फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अगर हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड का रिएक्शन करा दें NaOH, तो जैसे हेलोजन रिप्लेस होता है, लिविंग ग्रुप होता है, वैसे ये भी एक लिविंग ग्रुप की तरह काम करता है और ये यहाँ से निकल जाता है और सबसे पहले बनता है ये फिनॉल। लेकिन अब जानते हैं मोहल्ला बेस का है, तो ये बेस इसको इस रूप में रहने नहीं देता, तुरंत इसका क्या निकालेगा यहाँ से, H, यहाँ पे माइनस Na आ जाए, फिर इसमें आप क्या मिलाएंगे, HCl, ये बन जाए, ठीक है। इसीलिए ये लिखा होता है NaOH प्लस HCl। बदमाशों को शांत करने के लिए एसिड मिलाना पड़ता है, तो ये एसिड बदमाशों को शांत भी कर देगा और कुछ बिगड़े हुए उनको रिपेयर भी कर देगा, ठीक है। वहां पर क्या इसमें है ना। अच्छा नेक्स्ट, एनिलीन से बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड नाम सुना है हमने, क्या बताया था आपको? तो याद रखना कि अगर हम बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड का वाटर से रिएक्शन करके हीट करते हैं तो फिनॉल बन जाता है, तो ये फ्रॉम बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड या सॉल्ट जो भी लिखे आप। अगर मैं नहीं भी पूछा तो आप बता दें, सॉरी मैं नहीं भी बताया तो आप बता सकते हैं। हाँ, ये आपको नहीं पता, फ्रॉम क्यूमी 7 स्टार। अगर लास्ट ईयर नहीं पूछा है तो इस साल आ रहा है, अगर लास्ट ईयर नहीं पूछा था तो इस साल आ रहा है, बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। क्या हुआ? अच्छा, ये कंफर्म हो गया, और एक आध तो गड़बड़ हुआ तो हम गाली नहीं सुनने वाले, तो मैं लिख देता हूँ 99.99%, 0.001% गाली से बचने के लिए, ठीक है। इधर यहाँ पर प्लीज बातें ना करें, इतना घुल मिल के बात ना करें, है ना, इतना घुल मिल के बात करें, थोड़ा सा हमें भी बात करने का मौका दीजिए। ये है जैसे आप ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन सनलाइट के या HNO के प्रेजेंस में अगर आता है ना तो ये टूट जाता है, ये होमोलाइज हो जाता है। अच्छा, ऑक्सीजन को हम फ्री रेडिकल स्कैवेंजर भी कहते हैं, फ्री रेडिकल रिएक्शन को स्टॉप करने के रूप में इसका प्रयोग होता है। ये ऐसे बन जाता है फ्री रेडिकल, डाई रेडिकल से बीच में बनता रहता है ये लगातार। तो जहां पे डाई रेडिकल बनेगा ना, और तुरंत जो आइसोप्रोपाइल बेंजीन होता है क्यूमीन, ये वाला बॉन्ड बहुत रिएक्टिव होता है, ये वाला sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का, और इसका जो फ्री रेडिकल होता है वो बेंजीन से रेजोनेंस भी करता रहता है, समझ में आ गया? तो यहाँ पर कार्बन का फ्री रेडिकल बनेगा और H का, तो ये एक ऑक्सीजन इसके साथ, एक ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाएगा और ये गाड़ी क्यूमीन पेरोक्साइड पर रुक जाएगी। क्यूमीन पेरोक्साइड, फिर इस क्यूमीन पेरोक्साइड को अगर हम H3O+ से हीट कर दें, हाइड्रोलिसिस, तो ये भी प्रॉपर मैकेनिज्म के थ्रू होता है। पहले यहाँ से OH निकलता है, यहाँ केटायन बनता है, फिर इसका रिअरेंजमेंट होता है, फिर यहाँ केटायन बनता है। तो मैं पूरा डिटेल नहीं बता रहा हूँ, मैं सीधा सीधा आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से ये अलग हो जाए, ये ऑक्सीजन से ये OH, ये कार्बन से ये बेंजीन, और ये बेंजीन इसके साथ मिलकर क्या बना देगा, फिनॉल, और वो बन जाएगा एसीटोन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये बार बार पूछा जाता है। एसीटोन और फिनॉल दोनों बराबर मात्रा में बनेंगे, तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, लिखा होगा क्यूमीन, अगर लिखा जाए ऑक्सीजन HNO सिर्फ, तो गाड़ी रुकेगी क्यूमीन पेरोक्साइड पे। यहाँ पर क्या बनेगा पूछा जाए तो गाड़ी आप रुकेगी क्यूमीन पेरोक्साइड पे। पर अगर ये लिखा जाए, कभी भी याद रखिएगा, सेकंड स्टेप में अगर लिखा जाए ओजोन, ओजोन क्यों लिख रहा हूं मैं, ऑक्सीजन HNO एंड सेकंड हाइड्रोलिसिस, तो गाड़ी में आपको फिर बनाना पड़ेगा, ये फिनॉल पे जाके रुकेगी, फिनॉल प्लस एसीटोन। इस बात को याद रखना, ये पूछा जा सकता है आपसे। तो ये रिएक्शन ध्यान से देखना, पेपर उठा के देखो, एडवांस का, मेंस का, जे मेंस का, एडवांस का, नीट का, कई बार पूछा गया, बार बार बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है, बोर्ड तो आपको देना नहीं। जैसे छोटे भाई बहन किसी को नकल करवाने जाना हो, चीटिंग करवाने जाना हो, खिड़की से चिट फेंकने जाना हो, तो फिर वहां पे यूज कर सकते हैं। क्या हुआ? नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टी। जी जी बेटा, मेरे द्वारा बोले गए शब्दों को दिल पे ना ले, अन्यथा आप उदास हो जाएंगे। ओके, जब मैं आपके सामने ये कुछ रिएक्शन आप पहले कर चुके हैं, जल्दी से बताइए क्या बनेगा, फटाक से मेरे साथ बताइए। यहाँ पर देखो, हम सब जानते हैं कि NaH में Na+ होता है और H पर, तो H- बेस का काम करता है। सुनो, अगर इस मोहल्ले में कभी हम बेस मिलाएंगे, बेस, तो बेस को क्या पसंद है, एसिड पसंद है ना, एसिड मतलब H+ पसंद है, तो इसका पूरा टारगेट बेस का कहां होगा, R पर होगा, O पर होगा या H पर होगा,
तो जब H पर होगा तो H को छीन के भागेगा, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो जब एल्कोहल में रिएक्शन होता है तो दो बॉन्ड ब्रेक करते हैं, कुछ जगहों पर OH वाला बॉन्ड टूटता है और कुछ जगहों पर O और R वाला बॉन्ड टूटता है, अब डिपेंडिंग। तो जो बेस होते हैं वो हमेशा ये वाला बॉन्ड तोड़ते हैं, और जो एसिड होते हैं जहां पर एसिड यूज किया जाएगा वो लोन पेयर से जुड़ेंगे और फिर वो इस वाले बॉन्ड को तोड़ना चाहेंगे। आया समझ में आपको? तो सीधा सीधा, तो अगर सामने कोई बेस हो तो आप OH वाला बॉन्ड, तो एल्कोहल में एनसीईआरटी में लिखा है कि जब भी एल्कोहल के रिएक्शंस देखे जाएंगे तो दो प्रकार के देखे जाएंगे, एक वो जिसमें OH बॉन्ड टूटते हैं, एक वो जिसमें CO। ये रखने का तरीका है, तो सिंपल सा तरीका है, बेस की उपस्थिति में कौन सा बॉन्ड टूटता है? OH। रिएक्शन इन्वॉल्विंग OH बॉन्ड ब्रेकिंग, यहां पर लिख सकते हैं दैट इज रिएक्शन बाय बेस। रिएक्शन बेस हो तो समझ जाओ, बस तोड़ दो। अब मुझे बताओ NaH इसके पास आएगा तो कौन सा बॉन्ड तोड़ेंगे आप? RO माइनस और H प्लस। H प्लस किससे जुड़ेगा? अरे H माइनस को H प्लस चाहिए था, ये H2 बन जाएगा और यहाँ क्या बन जाएगा? RO माइनस। बोलो, सुनाई नहीं दे रहा है? थोड़ा सा तेज बोलो भाई। अरे यार, सोडियम मेटल रिएक्शन करते हम पढ़ चुके हैं, रिएक्शन विद सोडियम मेटल, जीओसी में पढ़ाया था आपको। सोडियम जहां हाइड्रोजन सोना से जुड़ा हो, किससे? सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से, ये उस हाइड्रोजन को चुरा लेता, पढ़ाया था आपको। तो बताओ किस हाइड्रोजन को चुराएगा? वो वाला। क्या बन जाएगा? यही चीज। लेकिन हाइड्रोजन यहाँ एक ही एटम बनेगा, तो हाफ H2 लिख दो। Na-NH2 से कराएंगे तो क्या होगा बता दो? Na प्लस और NH2 सेम, और यहाँ पर कौन सा गैस निकलेगा जल्दी से बताओ? अमोनिया। अच्छा, एल्युमिनियम से रिएक्शन करेंगे तो ये भी मेटल है। मेटल रिएक्शन बाय बेस या मेटल हमेशा OH बॉन्ड तोड़ते हैं, ये एल्युमिनियम यही वाला बॉन्ड तोड़ेगा। यहाँ पर बन जाएगा 2AlOR का होल थ्राइस, यहाँ से बॉन्ड तोड़ेगा। बोलो, तो 3H निकलेंगे, है ना? अब 3H लिखे कैसे? 3/2 लिखना पड़ेगा, तो दोनों को डबल कर दिया, इसको हमने 6 लिख दिया, इसको 2 लिख दिया, यहाँ पर बनेंगे 3H2 मॉलिक्यूल। Na से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? बोलो बेटा। RO माइनस Na प्लस पानी। क्यों नहीं होगा बेटा? ये रिएक्शन नहीं होगा? नहीं होगा। हाँ, अच्छा, इफ R इज इक्वल टू मिथाइल तो होगा, नहीं तो ना, नहीं तो नहीं होगा पक्का। नीचे क्या होगा? ये भी नहीं होगा। तो एल्कोहल सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्शन करके CO2 गैस नहीं निकलता, यहाँ नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि H2CO3 जो होता है वो, इसीलिए एल्कोहल में बाइकार्बोनेट मिलाने पर एसिड नहीं मिलता। इसीलिए किसी को एल्कोहल की वजह से एसिडिटी होती है तो माँ का जो खाने का सोडा होता है वो भी काम नहीं करता, है ना? क्योंकि खाने का सोडा में बाइकार्बोनेट होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो याद रखना जी, इनों में एसिड होता है, वो तो काम कर जाएगा। चलिए यहाँ पर NaH क्या करेगा? सोडियम। अच्छा, फिनॉल के साथ सेम रिएक्शन। अरे बोलो, सेम रिएक्शन, बस फर्क क्या होगा? जहां R लिखा था वहां पर PH माइनस Na प्लस H2, यहाँ पर PHO माइनस प्लस हाफ H2। सेकेंड वाले में अमोनिया गैस, इसमें बन जाएगा हाइड्रोजन गैस, ये बन जाएगा PHO होल थ्राइस Al या AlOPH का होल थ्राइस फिनॉक्साइड, एल्युमिनियम ट्राइफिनॉक्साइड। यहाँ क्या बनेगा? NaOH में रिएक्शन होगा, और NaOH में रिएक्शन होगा तो ये बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। जेईई एडवांस में 2015 में पूछा था कि जब फिनॉल का NaOH से रिएक्शन कराते हैं तो जो फिनॉक्साइड जो बनता है उसमें कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं? तो इसके कितने रेजोनेटिंग बनते हैं? 5। ये जेईई एडवांस में पूछा गया सवाल था। अब आप सोचिए, आप लोग होते तो आप लोग भी निकाले होते, और आप लोग पता नहीं कहाँ टहल रहे थे 2014-15 में। ठीक है, नेक्स्ट। IIT बॉम्बे में थे, आज घूमने गए होंगे। ठीक है, क्या करना है? अच्छा, यहाँ पर बाइकार्बोनेट का रिएक्शन करें तो बोलो क्या बनेगा? सोडियम फिनॉक्साइड एंड प्लस H2CO3 गैस, जो कि किसमें टूटता है? जो कि टूटता है CO2 गैस प्लस वाटर। नहीं आया समझ में? बोलो क्या हुआ? ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अच्छा, वो H2CO3 फिनॉल से, इसका मतलब फिनॉल के अंदर भी हम बाइकार्बोनेट मिलाएं तो CO2 गैस नहीं निकलता। ये बात कंफर्म? क्या बात है भाई, आप लोग तो आप लोग निकल गए। नेक्स्ट रिएक्शन है, इसका रिएक्शन अगर हम एसिड के साथ कराएं, अब एसिड आ गया, ठीक है, तो एसिड से कराएं एसिडिक मीडियम में तो क्या होगा? ये इसे कहते हैं, यहाँ एस्टर बनता है और इस रिएक्शन को कहते हैं फिशर एस्टरिफिकेशन। क्या कहते हैं बेटा? फिशर एस्टरिफिकेशन। तो ये बचा हुआ है, अब हम पढ़ने वाले हैं फिशर एस्टरिफिकेशन। ये आ गया फिशर एस्टरिफिकेशन। ओके, थोड़ा सा बचा है, बस थोड़ा सा। एल्कोहल जल्दी निपटने वाला है, एल्कोहल का समय आ चुका है। ओके, कल आपकी एक एक्स्ट्रा क्लास लूंगा और शाम को 6:45 से 7:15 के आसपास, 7:15 तक या 6:45 तक। आज मेरी सुबह 7 बजे से क्लास है वापस जी। और मैं एल्कोहल, अच्छा आज बुधवार क्या वेडनेसडे है? अरे करण नाराज हो गया आप लोग, ठीक है। तो फिशर एस्टरिफिकेशन क्या होता है कि अगर हम कभी एल्कोहल जी का रिएक्शन एस्टर से करा, सॉरी एसिड से, और मोहल्ला में हम हल्का सा मोहल्ला एसिडिक कर दे, H प्लस या H2SO4 के साथ हीट कर दे, तो आपको बता दूं कि ये यहाँ से पानी निकलता है। अब इसके कुल 8 मैकेनिज्म होते हैं, वैसे तो 6 पढ़ाए जाते हैं, 2 नहीं पढ़ाए जाते हैं, 2 हाइपोथेटिकल होते हैं। एसिडिक मीडियम में भी रिएक्शन होता है, बेसिक में भी होता है, AAC1 AAC2 BAC1 BAC2, ऐसे AAL1 AL2 BACL2 BL2, 8 मैकेनिज्म। और वो डिपेंड करता है इस R और R डैश पे डिपेंड करता है, परंतु ये हमारे काम का, हमारा तो जो 99.9% केसेस में मैकेनिज्म होता है हम वही बताएंगे और वही हमें याद रखना, सिंपल सा, ठीक है। मैं पहले से बता दूं कि इसके 8 मैकेनिज्म एडवांस में पढ़ाए जाते हैं, और लेकिन एडवांस में भी नहीं आते क्वेश्चन, पढ़ाए तो जाते हैं हम लोग, कोटा में क्या पढ़ाना पड़ता है, हम नहीं पढ़ाएंगे तो बगल वाला पढ़ाएगा, बच्चा कहेगा अच्छा हमारे पड़ोस में पढ़ाया था और आपने नहीं पढ़ा, ठीक है। तो इसीलिए तो ये है इनका रिएक्शन हम करते हैं, तो इसमें फाइनली जो होता है मैं आपको बता दूं, जो मोस्ट ऑफ द जगहों पे होता है उसमें एसिड का OH और इसका H बाहर निकल जाता है। आपके मन में होगा सर एसिडिक केस तो इसका है, तो निकलना तो इसको चाहिए था, ये मन में आपके डाउट होगा, तो बस मैं आपको बताऊं मोस्ट ऑफ द केसेस में इसका OH निकलता है और इसका H निकलता है और ये RO इसके साथ जुड़ जाता है और ये बन जाता है एस्टर। ये क्यों होता है मैं आगे आपको दिखाने वाला हूं।
अच्छा, ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, मतलब एस्टर बनने के बाद भी ये बॉन्ड जो बना था ना ये वापस टूट जाएगा, ये बॉन्ड फिर से टूट जाएगा, OH वापस यहाँ जुड़ जाएगा, H यहाँ जुड़ जाएगा, ये OH माइनस ये H प्लस, और ये एस्टर कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल और एसिड में। तो इसे हम कार्बोक्सिलिक एस्टर का हाइड्रोलिसिस कहा जाता है। जो इसका बैकवर्ड रिएक्शन है इसे कहते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, और जो फॉरवर्ड रिएक्शन इसे कहते हैं फिशर एस्टरिफिकेशन। अब अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन कभी दिया हो, अगर आपके सामने अल्कोहल और एसिड दिया हो, तब तो आप क्या करिएगा, ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, याद रखिए। अगर अल्कोहल और एसिड दिया हो तो याद रखिए आपस में रिएक्शन करेंगे, इसे H और ये OH निकालिएगा और एस्टर बना दीजिएगा BHOCOOCH3 और प्लस पानी। इसमें ठीक है, इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा CH3OCOOCH और प्लस वाटर। इसका उल्टा उल्टा दिया हो, जैसे मान लिया हमने कहीं एस्टर लिखा हो, एस्टर हमने लिखा हो ये CH3COOET लिखा और साथ में पानी लिखा, तो आप वैसे उससे उल्टा काम करिएगा, ये वाला बॉन्ड तोड़ दीजिएगा और जो पानी का OH माइनस है वो कार्बन पे जोड़ दीजिएगा और H यहाँ पर, और ये बन जाएगा CH3COOET नहीं OH और प्लस बन जाएगा यहाँ पर इथेनॉल। ऊपर की दो रिएक्शन है, इसका जो फॉरवर्ड रिएक्शन है फिशर एस्टरिफिकेशन, बैकवर्ड हाइड्रोलिसिस है, नीचे फॉरवर्ड हाइड्रोलिसिस है, बैकवर्ड क्या है बताओ, तो जो पूछे आप वो बना सकते हैं यहाँ पर, अगर क्वेश्चन मार्क पूछे। अब यहाँ पर हम दोनों मैकेनिज्म को साथ पढ़ेंगे, तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव में स्किप कर जाएंगे फिर यहाँ पर, ठीक है, हाइड्रोलिसिस और एस्टरिफिकेशन दोनों साथ पढ़ेंगे। ये होता कैसे, ये मैकेनिज्म की डिमांड है। यहाँ पर पहले H नहीं निकलता, अगर पहले H निकलता तब तो H यहाँ से निकलता, यहाँ पहले से H है, इसकी H की आवश्यकता नहीं निकलने की, वो जो पहले वाला H है ना वो सारा खेला वो करता, सारा गेम वो करता, क्योंकि अगर ये नहीं होता तब इसका H निकलता, पर उसका बाप यहाँ प्रेजेंट है तो बाप H प्लस देता है, समझ में आ गया यहाँ पे, बोलो। चलो अब मैं आपको बताऊं मैकेनिज्म जी। हाँ हाँ, वही उन्होंने भी बोला, तो जैसे यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक है, इन दोनों से ज्यादा एसिडिक होता है H2SO4, तो इसको इस मोहल्ले में H प्लस देने के लिए कौन अवेलेबल है, याद देखिए H प्लस, भैया भी पैसा कमा रहे हैं, पापा भी पैसा कमा रहे हैं, डैडी, और डैडी ज्यादा सक्षम है, तो पहले पैसा पॉकेट मनी कौन दे देंगे जो है, तो फिर भैया का पैसा नहीं निकलेगा। अगर डैडी नहीं देंगे बाई चांस किस, तो फिर कौन देगा बताओ, भैया दे सकते हैं पॉकेट मनी, जो बड़े भैया कमा रहे हो, बाकी जो पढ़ रहे हो तो छीन लेंगे, है ना तो बोलेंगे ठीक। अभी समझ में, चलिए अब अभी समझ में नहीं आएगा, मैकेनिज्म देखेंगे समझ में आ जाए, इसका मैकेनिज्म बताना जरूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन उठ रहे हैं, ये क्वेश्चन उठा है और ये आवाज अगर उठी है तो दूर तक जाएगी, ये खबर है मैकेनिज्म, और गहलोत इस पे सक्रिय हो चुके हैं ना। मैकेनिज्म बता दो, मैकेनिज्म आप बताइए, बताऊंगा ना बताऊंगा, ये बहुत भाव खाते हैं सब नहीं बताते इनको मैकेनिज्म, ठीक। अब है तो नया पेज हम, हाँ बेटा क्या हुआ बताओ। अच्छा पनीर जल्दी छोड़ दें, बस ये 1 मिनट के अंदर छोड़ता हूँ, एक क्या एक मैकेनिज्म खत्म करके, इधर देखें सभी गरुड़ ध्यान दें, विथ पेजेस मैकेनिज्म, इधर देखें, यदि हम कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या बोला था, कार्बोक्सिलिक एसिड के मोहल्ले में सबसे पहले H प्लस भेजते हैं, बातें नहीं, जैसे इसमें आपने H2SO4 मिला तो ये H2SO4 से निकलता है क्या, जल्दी से बता दो, H प्लस और HSO4, तो ये बातें नहीं, इस रिएक्शन को हम करते कैसे आपको बता दूं, जब भी हमें रिएक्शन करना होता है ना तो हम ऐसे एक बीकर लेते हैं, इस बीकर में हम पहले मिलाते हैं ये एसिड और फिर इसमें हम मिलाते हैं H2SO4 सबसे पहले, और फिर मिलाते हैं इथेनॉल और फिर इसे करते हैं हीट। ये कहानी ऐसे होती है, आया समझ में आपको, दोनों को हम साथ में नहीं मिलाते, ये क्रम ऐसे रिएक्शन प्रैक्टिकल होता है। तो सबसे पहले H जुड़ेगा इस ऑक्सीजन के लोन पेयर से और ये बन जाएगा प्रोटोनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, वापस और प्लस HSO4, ये बन गया, वापस इसमें होगा रेजोनेंस, ये बॉन्ड टूट के जाएगा ऊपर और ये बन जाएगा RCOH प्लस। फिर इस मोहल्ले में हम क्या ऐड करते हैं, जो अल्कोहल होता है ना वो अल्कोहल आएगा और अपना लोन पेयर अल्कोहल R-OH अपना लोन पेयर इस केटायनिक कार्बन को दे देगा और ये बन जाएगा RCOH ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, मतलब ये आगे भी बढ़ सकता है और पीछे ये वाला वापस भी जा सकता है, ठीक है, ये H वापस छीन के रिटर्न भी जा सकता है और फिर यहाँ से तुरंत अगेन एक कार्बन पे एक OH और एक OH ये भी OH है, ये भी OH है, एक ROH भी आ गया, तो एक H2O इसमें पहले बाहर निकल जाता, तो एक H2O बाहर निकल गया, एक OH पूरा निकल गया और दूसरा H निकल गया और इनके बीच में बन गया डबल, समझ में आ गया। अब ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, 1 मिनट, जैसे ये OH भी निकल सकता है, दोनों OH में से कोई एक OH निकल सकता है, ये OH निकला और ज्यादा एसिडिक H था, ये निकला क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन से जुड़ा था, तो ये OH और ये H मिलकर रास्ते में क्या बना दिया, पानी। यहाँ कौन सा चार्ज आएगा, प्लस, तो जैसे यहाँ पर प्लस आएगा देखो ऐसे, माइनस H2O
फिर वापस ये ऑक्सीजन अपना लोन कर देखिए, इसको स्टेबल करना चाहता है, और स्टेबल करने के लिए रेजोनेंस करके बनेगा RCOHO R प्लस इसी मोहल्ले में प्रेजेंट है HSO4। ये HSO4 यहाँ बाहर निकला है ना, वापस H लेके बना देगा RCOOR प्लस H2SO। H2SO4 शुरू में आपने लिया था और H2SO4 काम करके वापस निकल गया। अच्छा, फिर से अगर आप हाइड्रोलिसिस करना है तो यही काम उल्टा होगा, ये इसे मिलेगा, ये बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर वो, मतलब H2 जुड़ेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये वापस, मतलब इसका उल्टा प्रोसेस हो जाएगा। बस इसमें याद रखना, ये रिएक्शन जो होता है इसमें कौन सा बॉन्ड आपने तोड़ा, ध्यान से देखिएगा, आपने क्या तोड़ा, कौन सा बॉन्ड तोड़ा, ये एसिड का ये OH वाला बॉन्ड ही तो टूटा है यहाँ पर, देखो कौन सा बॉन्ड तोड़ा आपने, एसिड का OH वाला बॉन्ड। तो इसलिए हम हमेशा कौन सा बॉन्ड तोड़ते हैं, एसिड का OH वाला बॉन्ड, ये इसका मैकेनिज्म। अच्छा, ये रिएक्शन सेंसिटिव टू स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, मतलब अगर हम यहाँ R, ये अल्कोहल में R बढ़ाते हैं, जैसे मान लिया ये R अगर बढ़ेगा, यहाँ पे ये R और R' अगर बढ़ेगा, क्राउडिंग बढ़ाओगे तो इनके बीच रिपल्शन क्या होगा, बढ़ेगा, ये इंटरमीडिएट एंड अनस्टेबल होगा, तो अल्कोहल का अटैक यहाँ पर स्लो हो जाएगा। अगर ये क्राउडिंग बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन घट जाएगा, मतलब चाहे एसिड का R बढ़ाओ साइज में या अल्कोहल का R बढ़ाओ, एस्टरिफिकेशन हो, हाइड्रोलिसिस हो, दोनों ही स्लो होता है। पक्का ये सवाल पूछा जाता है आपसे, अरे पूछे नहीं क्या सवाल, अरे तो ठीक है, एक लाइन लिख लो फिर छोड़ देता हूं। रिएक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, बताओ, एस्टरिफिकेशन, सॉरी स्टेरिक हिंड्रेंस। इस हफ्ते हम एल्डिहाइड कीटोन और हो सकता है तो हम एमाइंस भी, एल्डिहाइड कीटोन खत्म कर लेंगे, अगले हफ्ते एमाइंस और बायोमॉलिक्यूल खत्म कर लेंगे। रिएक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। आपसे पूछा जाए डिसाइड रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग टुवर्ड्स एस्टरिफिकेशन, ऑप्शन टुवर्ड्स एस्टरिफिकेशन, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड, आइसोप्रोपेनोइक एसिड, टर्सरी ब्यूटेनोइक एसिड। बता देंगे आप लोग, मिथेनॉल, इथेनॉल, आइसोप्रोपेनॉल एंड टर्सरी ब्यूटेनॉल। तो इन सब में लेफ्ट टू राइट जाने पर रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। ये आपका होमवर्क है। एक बात, ये क्वेश्चन पूरा करके आएगा होमवर्क, यहाँ इस बात को याद रखना, एसिड को क्या पसंद है और बेस को, समझ में आ गया। ऐसा आप लिख सकते हैं यहाँ पर, एसिड को कौन पसंद है, एल्कोहल, और एल्कोहल को कौन पसंद है, याद रखिएगा, एसिड। अगर ऑप्शन हो तो यही रिएक्शन होगा, दो एल्कोहल आपस में या दो एसिड आपस में मजबूरी में रिएक्ट करते हैं, अदरवाइज ऑप्शन हो तो एल्कोहल किससे रिएक्शन करना पड़ता है, एसिड से, और एसिड किससे रिएक्शन करना पड़ता है, एल्कोहल से। जब भी एसिड का बॉन्ड हमें तोड़ना हो तो हम कौन सा बॉन्ड तोड़ेंगे, याद रखिएगा, एस्टरिफिकेशन में हम ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, खत्म कहानी। तो कर लेंगे आप लोग, ये होमवर्क है, यहाँ से हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर।